Assalamu alaikum students, my name is Farvaskar. I'm lecturer of pharmacognosy from King Taj Medical College कोचरा। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जेंस वाला टॉपिक, जिसमें हमने इंटरमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पीछे पढ़ा। आज उसी की नेक्स्ट फर्दर टाइप्स है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक एंटीजन। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक एंटीजन, जैसे कि उनके नाम से ही है कि ऐसे एंटीजन जो एक्सट्रिंसिक में आएगा, ऐसे एंटीजन हैं जो बॉडी के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बॉडी में एंटर होते हैं और बॉडी में कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाते हैं। इंट्रिंसिक यानी कि सेल के अंदर ही, सेल बॉडी के अंदर ही क्या होंगे, ये एंटीजन आएंगे, उसको सेल के पास आएंगे और क्या करवाएंगे, एंटीजन प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, ये सेल के अंदर से ही आएंगे और ये क्या है, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से बॉडी में होंगे। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, जो कि एक्सटर्नल एंटीजन की वजह, कॉन्टैक्ट की वजह से, एक्सटर्नल डर्माइट्स के कॉन्टैक्ट की वजह से बॉडी में एंटर होती हैं। एक बहुत से पीपल्स में कॉज होती है, कॉज सम पीपल व्हेन देयर स्किन कॉन्टैक्ट विद द केमिकल्स हैव द एलर्जेंस। मतलब किसी भी ऐसे पेशेंट जो एलर्जिक, जिनको एलर्जी है, उनकी बॉडी किस वजह से एक्सट्रिंसिक एलर्जेंस की वजह से एक्सपोजर में आती है कि उनकी बॉडी जो है वो कॉन्टैक्ट में आती है किसी भी एलर्जन की वजह से। अब वो एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं? निकल हो सकता है, ठीक है, डाइज हो सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। जब इन केमिकल्स के एक्सपोजर में बॉडी आती है तो क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन शो होता है। और ये जो एलर्जिक एलर्जेंस थे वो एक्सटर्नल बॉडी के क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं। दैट्स वाई ये क्या एक्सटर्नल, ये एक्सट्रिंसिक एंटीजन्स आ जाते हैं। निकल अब कहते हैं ये कौन सी ज्वेलरी वगैरह में आप ज्वेलरी वेयर करते हो, ठीक है, रिंग्स होते हैं, नेकलेस है, इयररिंग्स है, ये जो वेयर करें उनमें ऐसे मेटल्स होती हैं जो क्या होती है, बॉडी के लिए जो सूटेबल नहीं होती हैं। तो कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ज्वेलरी की वजह से एलर्जी होती है। और बाद में डाइज आ जाते हैं, मतलब कलर्स आ जाते हैं जिसमें, ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिकल्स नेचर्स वगैरह आ जाती हैं, यानी कि बॉडी के लिए वो सूटेबल नहीं होती है, बॉडी उनको सूट नहीं करती है। तो उन केमिकल्स की वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिक हमारे पास केमिकल्स हैं, तो उनकी वजह से बॉडी में क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इंट्रिंसिक यानी कि सेल्फ एंटीजेंस। ठीक है, यानी क्या होगा, सेल के अंदर ही किसी वजह से एंटीजेंस आ जाते हैं, एंटीबॉडीज की वजह से सेल में क्या आती है, हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस हो जाती है। अभी क्या है, सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, ये में सेल्फ कॉज ऑटो इम्यून डिजीज, यानी खुद ब खुद ही ऑटो इम्यून, यानी अपने इम्यून को डिफेंस करने के लिए ये क्या करेगा, दूसरे एंटीजेंस में जो सेल में मौजूद होंगी या कोई ब्लड में मौजूद होती हैं उनको किल करने के लिए ये क्या करता है जी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज कॉज करता है। इसमें हमारे पास आ जाती है T1 डायबिटीज मेलाइटिस आ जाती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ये तीन हमारे पास आ जाती है कि इनकी ये क्या है जी, सेल्फ इंट्रिंसिक जो हमारे पास आती है एंटीजन, इनकी वजह से ये तीन हमारे पास डिजीज हो सकती हैं। फर्स्ट वाली हम पढ़ते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, यानी कि ये शुगर वाला आता है। इस केस में क्या होता है, टी सेल्स होते हैं इनिशिएट करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी कि जो इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही होती है बॉडी में, वो क्या करती है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बॉडी में मेंटेन रहता है। लेकिन जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन बॉडी में नेचुरली जो होती है वो स्टॉप डाउन हो जाती है या किसी वजह से इफेक्टेड हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है बॉडी में, जो एक रिक्वायर्ड लेवल होता है उससे अप डाउन चले जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को शुगर हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, टी सेल क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं इंसुलिन की, जो क्या प्रोड्यूस कर रही होती है, बीटा सेल प्रोड्यूस कर रही होते हैं। ठीक है, और इसमें आइसोलेट ऑफ टू बी लिंगर्स इनटू बी पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में लिंगर सेल्स के आइसोलेट्स जो हैं वो बीटा सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये टी सेल्स क्या है, उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चीफ हमारे पास कल्प्रिट्स आ जाते हैं यहाँ पे, जो कौन जिनकी वजह से होती है, इसमें CD8+, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, इसको CTL भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह जो आल्सो बाय जो किसकी वजह से होती हैं, CD4+, जो कि हेल्पर होते हैं टी सेल्स के, जो कि इन ऑफ द T1 यहाँ पे ये जो क्या करते हैं, ये एलिमेंट्स मिलते हैं और हमारे पास क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन कॉज करवाते हैं। इंटरमीडिएट जो हाइपर सेंसिटिविटी की है, पेंक्रियाज में मौजूद जितनी भी हमारे पास इंसुलिन होती है उसकी डिस्ट्रक्शन कॉज करवाते हैं। और जो है शुगर का एक लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है एक रिक्वायर्ड अमाउंट से। ठीक हो गया। देन हमारे पास आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो हमारे पास जो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं न्यूरॉन्स में मौजूद माइलिन शीथ। आपने एक्सॉन के ऊपर अगर देखा, वो माइलिन शीथ अटैच लगी होती है इस तरह करके, माइलिन शीथ। तो ये जो माइलिन शीथ है वो एक्सॉन के क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देती हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी में हमने कहा कि तीन हमारे पास प्लेयर्स होते हैं एलर्जी के, यानी कि तीन मेन एजेंट्स होते हैं हमारे पास।
अच्छा, हमारे पास फिर 3 एजेंट्स होते हैं, यानी कि एलर्जेंस होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, यानी किसी भी एलर्जन के एक्सपोज़र से बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज़ होती है और उसको क्योर करने के लिए फिर बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। ये 3 प्लेयर्स हमारे पास होते हैं किसी भी एलर्जी मैकेनिज़्म में, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास एक्सपोज़र हम देखते हैं कि एंटीजन का कि फर्स्ट एक्सपोज़र कैसे, कि पहले जब बॉडी में आती है कोई भी ऐसा एंटीजन या कोई भी एक ऐसा एलर्जन जो बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर होता है, तो उसका फर्स्ट एक्सपोज़र कैसा होता है एंटीजन का, ठीक है। व्हेन एलर्जी फर्स्ट एंटर इनटू द बॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो प्रोड्यूस करवाती है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई और इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आपने इम्यूनोग्लोबुलिन की टाइप्स पढ़ी हैं, उसमें क्या आता है जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई वाली जो टाइप है इम्यून सिस्टम की, वो क्या प्रोड्यूस करती है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो क्या करती है जी, एंटीबॉडीज पे अटैक करती है एंड मास्ट सेल ऑफ द लार्ज सेल, मास्ट सेल आपको पिछले वाले मैंने पढ़ाया था कि मास्ट सेल क्या होता है, ऐसे मौजूद होता है जिसके ऊपर वाइट शेप के एंटीजेंस लगे होते हैं। इन्होंने क्या करना था, ग्रेन्यूल्स होते हैं जो सिक्रीशन करती हैं, इन पे हिस्टामिन और बाकी केमिकल्स मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, इन पे मौजूद जो एलर्जेंस होते हैं उनको अटैक करके किल करते हैं। तो इसी तरह क्या करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो एंटीबॉडीज पे जो अटैच होते हैं मास्ट सेल्स, ठीक है, वो लार्ज सेल्स ऑफ फाउंड इनटू बी कनेक्टिव टिश्यूज में मौजूद होते हैं, जिनके पास हिस्टामिन या दूसरे नंबर में केमिकल्स मौजूद होते हैं, और वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं एंटीजेंस के ऊपर अगर वो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है उसका बॉडी के साथ। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जिस सेकंड एक्सपोजर ऑफ एंटीजन के, अगर एक एंटीजन या कोई एलर्जेंस या कोई भी एंटीजन बॉडी में ऑलरेडी पहले भी किसी वजह से मौजूद था, अब वो दोबारा उसका एक्सपोजर हुआ, तो अब क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या होता है। द सेकंड टाइम एनी एंटीजन या एलर्जेंस क्या होते हैं बॉडी में जब एंटर होते हैं, इट कम टू अटैक ऑन टू बी न्यूली फॉर्म्ड वाई सेल इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज के जो वाई शेप के जो न्यूली फॉर्म सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, उन पे अटैक करते हैं, ठीक है। देन एंटीबॉडीज इन टर्न इनटू स्टिमुलेट द मास्ट सेल, जिसकी वजह से एंटीबॉडी मास्ट सेल को स्टिमुलेट करते हैं कि वो डिस्चार्ज करें हिस्टामिन को, दूसरे केमिकल्स को। जारी बात है, जो सेल पे मौजूद वाई सेल पे उन पर अटैक हुआ है, तो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा बाकी सेल्स को, मास्ट सेल को इनिशिएट करेगा कि वो उसमें मौजूद केमिकल्स और हिस्टामिन प्रोटीन को क्या करें, सिक्रीट कर दे, ताकि वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट करें। देन हमारे पास आता है मास्ट सेल विद द ब्रस्ट ऑफ, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर। मास्ट सेल्स क्या कहते हैं, ब्रस्ट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर उसमें मौजूद होता है, वो क्या करते हैं, मास्ट सेल्स को इंटायर सर्कुलेशन को एलर्जी कॉज करवाता है, यानी अब वो मास्ट सेल क्या करेगा, सिक्रीशन क्रिएट करेगा जो न्यूरोट्रांसमीटर में मौजूद होंगे, ठीक है, एंटीजेंस वगैरह, उन पे वो अटैक करेगा। मास्ट सेल फिर क्या करेगा, इंटायर सर्कुलेशन में एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स को क्या करता है, किल करता है, या उसको एलर्जी कॉजिंग रिएक्शंस को शो कर देता है। ये हमारे पास थी सेकेंड एक्सपोजर। फिर हमारे पास आ जाती हैं इन्फ्लामेटरी या मेडिएटर्स के, मतलब कोई स्वेलिंग या किसी किन चीज़ों के कॉन्टेक्ट से हमें बॉडी में इन्फ्लेमेटरी जो मेडिएटर्स वगैरह जो है ना रद्द-ए-अमल आता है। इसमें हिस्टामिन है, ठीक है, जो क्या करती है, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर के तौर पे काम करती है। मेडिएटर क्या होते हैं, जो दरमियाने के तौर पे होते हैं, ना इनकी वजह ये कंट्रोल करती हैं, स्टॉप करवाती हैं अपनी तरफ से, ना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन को होने देती हैं, ना उसको रिड्यूस करवाती हैं, तो ये मेडिएटर के तौर पर वर्क करती हैं। हिस्टामिन है, उसके बाद ब्रेडिक्यूनिन आ सकता है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन आ सकता है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2 एंड इसमें हमारे पास आता है थ्रोम्बोक्सिन्स एंड ल्यूकोट्रिन्स, ठीक है। ये हमारे पास कुछ क्या है जी, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स पूछे भी जा सकते हैं, आपको एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स कौन से वाले हैं। तो ये कुछ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं जो क्या करते हैं जी, बॉडी में आने वाले एलर्जेंस के तौर पे मेडिएटर्स के तौर पे वर्क करते हैं। रोल ऑफ मेडिएटर्स आ जाता है कि मेडिएटर क्या काम करते हैं। मेडिकल केस हिस्ट्री में क्या करते हैं जी, अब हमारे पास मेडिएटर्स का या हमारे पास मेडिकल रोल का। अब मेडिकल हिस्ट्री में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं किसी भी बीमारी को, हम क्योर करने से पहले, उसके बारे में जांचने से पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इन केस जैसे कि डॉक्टर्स के पास आप जाते हो मेडिसिन लेने, तो आपके बारे में वो आप पूछते हैं कि जी आपको ये जो डिजीज़ है वो कब से है, आपको क्या क्या इसके सिम्टम्स शो हुई हैं, आपकी फैमिली में ये डिजीज़ पहले किसी को है तो नहीं है। तो ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मेडिकल केस हिस्ट्री, ठीक है, जो कि मेडिकल डायग्नोसिस की बैकबोन है। जनरल इसमें आ जाता है सबसे पहले कि जनरल एग्जामिनेशन, आपने कैसे मतलब जनरल एग्जामिनेशन करना है। इसमें हम आ जाता है कि आपके आने वाला पेशेंट, आपकी उसकी एज देखते हो कि अब आप किस एज ग्रुप से वो बिलोंग करता है, वो यंग है, टीन एज में है, ओल्ड एज में है, तो आप उसकी एज आप यहाँ पे मैटर करती है एग्जामिनेशन में। फिर आ जाता है हमारे पास सेक्स की टाइप्स, ठीक है, सेक्स में हम देखेंगे कि वो मेल है या फीमेल है। फिर हमारे पास आ जाता है टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, कि वो किस एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, उनके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी है या वो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से है, ठीक है। फिर वर्क कहा जाता है कि कहाँ पे वो काम करता है, लाइफ ऑक्यूपेशन उसकी कैसी है, जिसकी वजह से उसको एलर्जिक सिम्टम्स शो हुई हैं। ये सब कुछ हम क्या करेंगे, जनरल एग्जामिनेशन में स्टडी करते हैं।
फिर हमारे पास आ जाते हैं वाइटल साइंस कि जिन साइंस को आप देख के क्या करते हो जी, एलर्जीज़ के बारे में बताते हो कि जिसको इतनी सेवेरिटी है, नॉर्मल रेंज में है, तो जो एलर्जी है, ठीक है। सम साइंटिस्ट हमारे पास साइंटिफिक टूल्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि वो डिजीज़ आया किसमें है, ये नहीं है। बाय यूजिंग टू बी फॉलोइंग टूल्स सिक्योरिटी हम एलर्जी को क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं। अब बीपी हम बीपी चेक करके बता सकते हैं एलर्जी पेशेंट का क्या होगा, बीपी हाई होगा या बहुत ज़्यादा लो होगा, ठीक है। टेम्परेचर या तो उसे बहुत ज़्यादा फीवर होगा, ब्रीथिंग रेट उसका चेक करेंगे, उसका पल्स रेट, कार्डिक आउटपुट या हार्ट रेट, ये चीज़ें हैं, ये सिम्पटम हैं जो वाइटल साइंस के तौर पे हम चेक करते हैं एलर्जिक पेशेंट का। फिर हम देखते हैं अब इन जनरल एग्जामिनेशन के बाद वाइटल साइंस को टेस्ट करने के बाद अगर हमें ये सब चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती है, फिर हम क्या करते हैं कि ये जानने के लिए कि कौन से टाइप की इसको एलर्जी है, कितनी सीवियर लेवल पे, हम फिर क्या करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं उनके, ठीक है, एलर्जी टेस्टिंग। जिसमें हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि हाउ अ पर्सन रिएक्ट टू बी अ स्पेसिफिक एलर्जेंस के किस तरह पर्सन ने रिएक्ट किया है। कोई पोलन है हमारे यहाँ पे एलर्जेंस के तौर पे वर्क किया, या कोई पेट टेंडर है, फूड है हमारे पास, या हम कोई मोल्ड वगैरह जो क्या किया है एज अ एलर्जन वर्क किया है। अगर हमारे पास पॉजिटिव एलर्जन टेस्ट आता है तो पर्सन को क्या है जी, कोई भी स्पेसिफिक एलर्जन मौजूद है जो कि एंटीबॉडी सब्सटेंस की टेस्टिंग करवाने से हमें पता लगता है। अब टेस्टिंग हमारे पास दो किस्म की होती है, ठीक है, एलर्जेंस की। एक तो हमारे पास होती है स्किन टेस्ट, दूसरा हमारे पास होता है कि जी ब्लड टेस्ट। इन तरीके से हम क्या करते हैं जी, पता करते हैं कि कौन सा एलर्जी हमारे पास जो कौन सा एलर्जेंस की वजह से पेशेंट को एलर्जी हुई है, ठीक है। स्किन टेस्ट में हम देखते हैं कि स्किन टेस्ट कंपोज ऑफ, अब स्किन टेस्ट में भी फर्दर तीन हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि तीन टेस्ट होते हैं स्किन टेस्ट में। पहला तो होता है स्क्रैच टेस्ट, फिर होता है पैच टेस्ट, फिर होता है हमारे पास इंट्राडर्मल टेस्ट। ये तीन टेस्ट होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं अपने एंटीजेंस का या किसी भी एलर्जन का।